इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं फास्टनर्स की दुनिया में। हाँ, और खास तौर पे मीट्रिक और इंच बोल्ट्स के बीच जो कंफ्यूजन होता है उस पर। बिल्कुल। हमारे पास कुछ अच्छे खासे टेक नोट्स और तुलना वाले दस्तावेज हैं। हाँ, और हमारा मिशन है कि इनके जो मुख्य अंतर है ना, उन्हें एकदम आसान भाषा में समझाएं। जैसे कि माप कैसे लेते हैं, पहचानते कैसे हैं, ताकत कितनी है। और असल दुनिया में इसका क्या मतलब है ना? क्योंकि ये चीज मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मतलब घर की छोटी मोटी मरम्मत तक हर जगह असर डालती है। सही कहा। और मजे की बात यह है कि दिखने में शायद ये एक जैसे लगे, पर क्या मीट्रिक और इंच बोल्ट्स को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? यही तो सवाल है। जवाब शायद चौंकाने वाला हो। चलिए खोलते हैं इस पेज को। मतलब इस गुत्थी को। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से करते हैं, माप की इकाई। हाँ बिल्कुल। मीट्रिक सिस्टम जो है वो सीधा साधा मिलीमीटर मिमी पे चलता है। व्यास, पिच, लंबाई सब कुछ मिमी में। दशमलव वाला सिस्टम है तो आसान रहता है। ओके, सब कुछ मिमी में, सिंपल। और दूसरी तरफ है इंच सिस्टम या इंपीरियल जिसे कहते हैं। इसमें इंच या इंच के हिस्से मतलब फ्रैक्शंस इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, और सिर्फ माप नहीं, इनको लिखने या पहचानने का तरीका भी अलग है ना? सुना है अक्सर गड़बड़ यही होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मीट्रिक बोल्ट्स को आप पहचानेंगे एम अक्षर से, जैसे M8। एम मतलब मीट्रिक। सही। और पूरी जानकारी ऐसी होती है, पहले व्यास मिलीमीटर में, फिर थ्रेड पिच मिलीमीटर में और आखिर में लंबाई मिलीमीटर में, जैसे M8 1.25 x 20। एक मिनट, M8 मतलब 8 मिलीमीटर व्यास हो गया। ये 1.25 क्या है? पिच। हाँ, 1.25 मिलीमीटर पिच मतलब दो चूड़ियों के जो शिखर होते हैं ना, उनके बीच की दूरी। और 20 मतलब 20 मिलीमीटर लंबाई। और अगर पिच नहीं लिखी हो तो? हाँ, अच्छा सवाल। अगर पिच नहीं लिखी है तो वो कोर्स थ्रेड माना जाता है, मतलब मोटी चूड़ी वाला। वो सबसे कॉमन होता है। ठीक है, समझ गई। M8 मतलब 8 mm व्यास, और पिच लिखी हो सकती है या नहीं भी। अब इंच वाले कैसे होते हैं? उसमें वो TPI कुछ होता है? सही पकड़ा। इंच बोल्ट में पहले साइज आता है, जो या तो इंच में होगा जैसे 14 इंच, या फिर एक नंबर होता है #10। अच्छा। फिर आता है TPI, थ्रेड्स पर इंच, यानी 1 इंच लंबाई में कितनी चूड़ियां हैं आपको गिननी पड़ेंगी। ओह, मीट्रिक में दूरी मापते हैं, इंच में गिनती करते हैं, फर्क तो है। बिल्कुल। और फिर आखिर में लंबाई इंच में। तो उदाहरण हुआ 1/4-20 x 2 इंच, मतलब 1/4 इंच व्यास, 20 TPI और 2 इंच लंबा। और इसमें भी कोर्स और फाइन होते हैं, जैसे UNC, UNF। हाँ, UNC मतलब यूनिफाइड नेशनल कोर्स मोटा थ्रेड, और UNF मतलब यूनिफाइड नेशनल फाइन बारीक थ्रेड। आमतौर पर UNC ज्यादा चलता है। तो मीट्रिक में पिच, दूरी, इंच में TPI, गिनती। पर एक बात बताइए, आपने कहा कि दोनों में कोर्स थ्रेड ज्यादा आम है। ऐसा क्यों है? कुछ खास वजह? हाँ देखिए, कोर्स थ्रेड्स को कसना थोड़ा तेज होता है और उनमें क्रॉस थ्रेडिंग मतलब चूड़ी खराब होने का खतरा भी कम रहता है। अच्छा, तो इस्तेमाल में आसान है। बिल्कुल, प्रोडक्शन में, मरम्मत में इससे टाइम बचता है। हालांकि फाइन थ्रेड्स थोड़े ज्यादा मजबूत माने जाते हैं कुछ मामलों में, या टाइट सील देते हैं। ओके, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आ रही है। इतने सारे अंतर हमने देखे, माप अलग, नाम अलग, पिच बनाम TPI, लेकिन हमारे नोट्स कहते हैं कि आयोसोमीट्रिक और UTS इंच बोल्ट दोनों का जो मूल थ्रेड डिजाइन है वो एक ही है। हाँ, और ये वाकई कमाल की बात है। दोनों सिस्टम बुनियादी तौर पर 60 डिग्री V शेप वाले थ्रेड प्रोफाइल पर ही आधारित है। 60 डिग्री V शेप मतलब चूड़ी का कोण एक जैसा। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि मापने का सिस्टम अलग चुनना ये ज्यादातर ऐतिहासिक या कह सकते हैं क्षेत्रीय पसंद का मामला रहा है। ऐसा नहीं कि थ्रेड की जो मूल इंजीनियरिंग है उसमें कोई बड़ा फर्क हो। वाह, मतलब दुनिया भर के इंजीनियर्स मूल डिजाइन पर तो सहमत है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं कि लोड सहने के लिए सबसे अच्छी ज्यामिति क्या है उस पर लगभग सहमति है। और इन मानकों को तय कौन करता है, जैसे ISO वगैरह? हाँ, मीट्रिक के लिए मुख्य तौर पर ISO यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और DIN जो जर्मन मानक है वो चलते हैं, और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और इंच वाले?
इन सिस्टम के लिए यूटीएस यानी एकीकृत थ्रेड मानक है, जिसे अमेरिका में ASME और ANSI कंट्रोल करते हैं। यह मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा में ज्यादा चलता है। तो ISO मीट्रिक का ज्यादा चलन है दुनिया में? हाँ, और इसके ग्लोबल होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सप्लाई चेन में काफी आसानी हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। चलिए अब जरा बोल्ट की ताकत पर आते हैं। साइज तो ठीक है, पर बोल्ट कितना मजबूत है ये भी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये पता चलता है बोल्ट के हेड पर बनी मार्किंग से। अच्छा, हेड पर निशान होते हैं? हाँ, मीट्रिक बोल्ट पर प्रॉपर्टी क्लास लिखी होती है। नंबर होते हैं बीच में दशमलव के साथ, जैसे 8.8, 10.9 या 12.9। 8.8, 10.9, इनका मतलब क्या है? देखिए, जो पहला नंबर है, जैसे 8.8 में 8, उसे 100 से गुणा करें तो आपको लगभग न्यूनतम तनन सामर्थ्य मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाती है, MPa यानी मेगापास्कल में। तो 8.8 का मतलब हुआ करीब 800 MPa ताकत। हाँ, लगभग। और जो दशमलव के बाद वाला नंबर है, जैसे 0.8, वो उपज सामर्थ्य, यील्ड स्ट्रेंथ और तनन सामर्थ्य का अनुपात बताता है। मतलब बोल्ट टूटने से ठीक पहले कितना खिंच सकता है, उसकी जानकारी देता है। ओ, मतलब कितना लचीला है। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो नंबर जितना बड़ा होगा, बोल्ट उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, मीट्रिक में नंबर और इंच सिस्टम में? उसमें तो मैंने हेड पर लाइनें बनी देखी हैं। वो ऐसे ही ग्रेड वाले इंच बोल्ट होते हैं। हाँ। हेड पर रेडियल लाइनें बनी होती हैं। हाँ। ग्रेड 2 जो काफी कॉमन और कमजोर होता है, उस पर कोई निशान नहीं होता। कोई निशान नहीं, मतलब ग्रेड 2। हाँ। ग्रेड 5 पर 3 लाइनें होती हैं और ग्रेड 8 जो काफी मजबूत है, उस पर 6 लाइनें होती हैं। 3 लाइन मतलब ग्रेड 5, 6 लाइन मतलब ग्रेड 8। क्लियर है। और एक और तरह के इंच बोल्ट होते हैं, ASTM मानक वाले, जो अक्सर बड़े स्ट्रक्चरल कामों में लगते हैं। अच्छा। उन पर A325 या A490 जैसे कोड लिखे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ भी ग्रेड या कोड जितना ऊंचा, बोल्ट उतना मजबूत। बिल्कुल, ये अलग अलग ग्रेड इसीलिए बनाए गए हैं ताकि सही काम के लिए सही ताकत वाला बोल्ट चुना जा सके। न कमजोर की टूट जाए और न ही जरूरत से ज्यादा मजबूत और महंगा। क्या इनकी ताकत की सीधी तुलना हो सकती है, जैसे मीट्रिक 8.8 और SAE ग्रेड 5? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, और ये जानना बहुत जरूरी है। मीट्रिक 8.8 लगभग SAE ग्रेड 5 के बराबर माना जाता है। ओके। और मीट्रिक 10.9 लगभग SAE ग्रेड 8 के बराबर होता है। ये तो बहुत काम की जानकारी है, मतलब रिप्लेस करते समय ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, ये हेड मार्किंग्स असल में सेफ्टी फीचर्स हैं। नियम हमेशा याद रखें, कभी भी बोल्ट को उससे कमजोर ग्रेड वाले से ना बदले, हमेशा बराबर या उससे मजबूत ग्रेड का इस्तेमाल करें। गलत बोल्ट मतलब बड़ी दुर्घटना। हाँ, ये तो है। अच्छा, इतने सारे अंतरों के बाद माप अलग, मार्किंग अलग, इसका सीधा मतलब हुआ कि मैकेनिक को अपने टूल बॉक्स में भी दोनों तरह के औजार रखने पड़ते होंगे। निश्चित रूप से। मीट्रिक बोल्ट के लिए आपको मिमी साइज वाले रिंच, स्पैनर, सॉकेट चाहिए, और इंच बोल्ट के लिए इंच साइज वाले। और अगर गलत टूल इस्तेमाल कर लिया तो बोल्ट का हेड खराब हो सकता है, स्लिप हो सकता है और चोट लगने का खतरा भी रहता है। तो सही टूल का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। क्या हेड पर ताकत के निशानों के अलावा और भी कुछ लिखा होता है, जैसे मटेरियल वगैरह? हाँ, कई बार मटेरियल की जानकारी भी दी होती है, जैसे स्टेनलेस स्टील के बोल्ट पर 18-8 या A2 लिखा हो सकता है। अच्छा। या फिर 316 या A4 जो मरीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील होता है, मतलब जो खारे पानी में भी जल्दी खराब नहीं होता। ये निशान जंग से बचाव और बोल्ट की उम्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वाह, तो मतलब हेड पर काफी जानकारी छुपी होती है। बिल्कुल, उसे पढ़ना आना चाहिए बस। तो इस डीप डाइव का अगर सार निकालें तो ये है कि मीट्रिक और इंच बोल्ट माप में, पहचान में और ताकत बताने के तरीके में काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी जो बुनियादी चूड़ी का डिजाइन है, वो 60 डिग्री वी प्रोफाइल, वो एक जैसा है। सही कहा। और इन अंतरों को ठीक से पहचानना फिटमेंट के लिए, किसी भी ढांचे की मजबूती के लिए और सबसे जरूरी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर वो हेड मार्किंग्स पर ध्यान देना है ना। बिल्कुल, वही तो बोल्ट की असली कहानी बताती है, ताकत और मटेरियल की। और ये सब बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाती हैं। जब दोनों सिस्टम का मूल सिद्धांत, वो थ्रेड प्रोफाइल, एक ही है और दुनिया इतनी जुड़ गई है, ग्लोबल ट्रेड है, तो फिर सुरक्षा और एफिशिएंसी के मुद्दों के बावजूद इन दो अलग अलग सिस्टम्स को बनाए रखने की जो जटिलता है, जो खर्चा है, उसके सामने मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन की राह में असली रुकावटें क्या बची हैं? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है।
इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता